हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है मनीष मेहता जी। वो पूछते हैं नेल्को के बारे में, NELCO। 1 साल का व्यू रखते हैं। आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं और आपको ये शेयर कैसा लगता शेयर अपने सपोर्ट के नजदीक ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी चीज है अभी ये स्टॉक के लिए। कि है? स्टॉप लॉस अगर हम देखें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी और अगर एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यहाँ से एक बाउंस और एक रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। बट सिंस एक अच्छा मोमेंटम नहीं आया, यानी कि बाजार के साथ एक मूव नहीं आया है, अंडर परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने, देयरफॉर मैं एक एलिमेंट ऑफ कॉशन भी दूंगा यहाँ पे। तो एक स्टॉप लॉस वो दिमाग में रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चाहे बेशक उन्होंने निवेश लंबी अवधि का बनाया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक अपना कटआउट पॉइंट माइंड में रखना जरूरी होता है, खासकर अगर एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक के साथ अगर हम अभी जा रहे हो तो कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे उठाएं, स्टॉप लॉस रखें 800 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर एक ब्रेकआउट मिलता है 960-70 के आसपास का, फिर चढ़त में दोबारा और अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करें और उसको रख लें साल 1.5 साल के लिए। तो आई थिंक 1150-1200 का लेवल ये स्टॉक दिखाने का मात्रा रखता है। अगला सवाल जो है वो है संजय मलिक जी का। वो आपसे पूछते हैं मार्क्सन्स फार्मा के बारे में। कहते हैं कि मार्क्सन्स फार्मा को क्या हम करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं? मार्क्सन्स फार्मा आज बढ़ते बाजार में भी गिरावट के साथ कामकाज करते हुए, क्योंकि फार्मा सेक्टर पूरा ही अंडर थोड़ा बहुत प्रेशर में रहा है, और 1.25% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है, और डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है, 165 के आसपास का स्तर है। आप क्या सलाह देंगे? ये तो जी अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शेयर में फर्दर गिरावट के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं, सपोर्ट्स भी दूर हैं 140 के। मेरे को कोई लॉजिकल रीजन यहाँ समझ नहीं आता है कि जब हमारे पास अदर सेक्टर्स अदर स्टॉक्स हैं तो मैं अपना निवेश मार्क्सन्स में क्यों करूं। अवॉइड की सलाह रहेगी। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं भी यही सोची थी गौरव सर, क्योंकि अभी तक जितने भी दो सवाल आए हैं दोनों ही उन स्टॉक्स में आए हैं जो गिरावट के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ट्रेंड को हमेशा फ्रेंड बनाना चाहिए, और जहां मोमेंटम है, जहां आपको लगता है कि फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो उन स्टॉक्स में आप अगर अपना ज्यादा ध्यान दें तो वो बेटर रहेगा। अगला सवाल जो है वो है दीपक जी का। वो पूछते हैं हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक और IOCL के बारे में। लॉन्ग टर्म व्यू के साथ वो निवेशित है। हिंडाल्को में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते काफी अच्छे मेटल्स के लिए रहे थे, लेकिन आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, वो बिल्कुल जायज है। दूसरा, इंडसइंड बैंक की कमेंट्री सबसे बेकार आई है एज फार एज द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर कंसर्न्ड। जो बिजनेस अपडेट होता है उसके हिसाब से इंडसइंड बैंक हैज नॉट बी डूइंग वेल एट ऑल, और वहां पर भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। IOCL में क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम जो है वो वही के वही है, टिके हुए हैं $66-67 के आसपास, कभी नीचे आते हैं। तो IOC डज वेल, बट फंडामेंटली a strong story, and technical I don't know, but sir will be able to tell us. So three stocks: Hindalco, IndusInd Bank, and IOCL. एक एक करके तीनों को एड्रेस करूंगा गीतू जी। जी। पहला शेयर है हिंडाल्को, मेटल का दिग्गज प्लेयर है, बिरला ग्रुप कंपनी है। निवेश कर सकते हैं इसके अंदर, थोड़ा डिप मिले तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ टाटा स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम जैसे स्टॉक्स को भी रेडार पे रखना बेहतर रहेगा। मेटल पैक ओवरऑल अच्छा है, और हिंडाल्को उसमें से इकलौता शेयर नहीं है जो कि एक ब्राइट फ्यूचर रखता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ साथ ही साथ में अगर आगे का कुछ और शेयर्स भी देख लें टाटा स्टील जैसे हम्म, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा जी। शेयर इंडसइंड बैंक, आपने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है, मैं टेक्निकल लेवल्स बताने की जरूरत नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। अ, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, स्टॉक के अंदर बिल्डअप होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। ओके। तीसरा स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, आपने सही बताया क्रूड ऑयल के प्राइसेस डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज आई है, ओपेक प्लस मेंबर्स की मीटिंग हुई थी जी। जिसमें उन्होंने अग्री किया है 1,37,000 बैरल से ज्यादा का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इसका मतलब सप्लाई इंक्रीज होगी, यानी कि प्राइसेस सॉफ्टन। इनिशियल प्राइमा फेसी उसका अर्थ ये निकलता है और उससे यही समझा जाता है, बट यहाँ एक और कैच ये है कि इससे ज्यादा का एक्सपेक्टेड था कि अग्रीमेंट होगा कि इससे ज्यादा का वो लोग प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन उतने पे हम्म। नहीं किया। देयरफॉर आई डोंट सी कि कोई मेजर कट यहाँ से क्रूड में आएगा, थोड़ा बहुत ओके। सॉफ्टन अप हो सकता है। अब इंडियन ऑयल के ओवरऑल बात करें तो इन 3 शेयर्स जो हमने डिस्कस किए उनमें से इंडियन ऑयल सबसे बेहतर पोजीशन में है।
हम्म, 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, आई थिंक 152 के आसपास। 142-43 का एक स्टॉप लगा के इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ट्रेडिंग ओके। पर्सपेक्टिव के हिसाब से 158 का लेवल निकलेगा तो 165-70 के लेवल के आसपास आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखे जाए तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये लेवल अच्छा है। फॉर्मेशन अच्छी बनी हुई है। ओवरऑल फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है आईओसी का। डिविडेंड यील्ड को कंसिडर करूं तो वो भी रीजनेबल है। जी जी। अगला सवाल ये लेते हैं, मोहम्मद अरशद का अगला सवाल है, वो लिखते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक को 535 के भाव पे खरीदा है। शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे पूछ रहे हैं आप क्या करना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, दोनों स्टॉक्स आज आई थिंक हरे निशान में काम काज कर रहे एक अपमूव आ चुका है हिंदुस्तान जिंक के अंदर। थोड़ा सा हैं। नीचे मिल जाए, 480 के भाव के नीचे मिले तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए वहां एंटर करना चाहिए, उससे पहले एंट्री ना लें। स्टॉप लॉस टू ठीक है। टारगेट का रेशियो फेवरेबल नहीं बनेगा। हम्म। और उन्होंने खरीदा 535 पे है और 490 के आसपास ये स्टॉक है। स्टॉप लॉस रखा ही नहीं होगा बिकॉज शॉर्ट टर्म आपसे भी मांग रहे। फिर आई तो थिंक ये स्टॉप। उन्होंने काफी पहले का लिया होगा, बिकॉज 535 का लेवल जून के महीने में अराउंड देखने को मिला था, और वही उसका लगभग पीक लगा था 545-46 के आसपास का। तो आई थिंक शायद उन्होंने उस टाइम पे उनके पास रहा होगा। अभी फिर होल्ड करें। इतना नीचे का लेवल देख लिया है, मुझे अब उतना नीचे आता नहीं दिखाई दे रहा है। दे शुड होल्ड ऑन इस पोजीशन। थोड़ा बहुत गिरावट आएगा बट नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ से चढ़ने के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको अपना भाव मिल जाना चाहिए आने वाले 1-2 महीने में। लगता तो यही है कि ये ट्रेडर से इन्वेस्टर बन गए इस स्टॉक में क्योंकि इट ऑलवेज सो हैपेंस दैट आपको स्टॉक खरीदते हैं और वो आपकी खरीदते ही नीचे चला जाता है, विच मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स दैट हैपेंस। कुछ स्टॉक्स जो है वो उभर के वापस आते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स नीचे ही रह जाते हैं और फिर आप उस पे ट्रेडिंग करने के बजाय इन्वेस्टिंग करते हैं और इन्वेस्टिंग लेके बैठते हैं और सोचते हैं कि कब बाउंस बैक करेगा, कब बाउंस बैक तो करेगा। सही कह रहे हैं आप। हाँ, और गौरव सर ने आपको बता दिया कि आप उम्मीद अभी कायम रखे, होप रखे, तो यू विल हैव टू स्टे पुट अ लिटिल लॉन्गर। विजय वर्मा का अगला सवाल है, वो पूछते हैं आरईसी के बारे में। आरईसी एट 470 लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे गाइडेंस मांग रहे लॉन्ग टर्म रखना चाहे साल भर से ऊपर तो ही आरईसी ठीक है। हैं। अगर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन कोई अन्य रखी हुई है उन्होंने, तो बेटर है कि अवॉइड करें इस स्टॉक को, क्योंकि ये हम्म, समय लेगा। ये शेयर सपोर्ट्स के हम्म, नजदीक ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। गिरावट के चांसेस यहाँ से काफी कम है। हम्म, कंसोलिडेट हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले 1-2 क्वार्टर में अब इसका बाउंस बैक जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए। एक अच्छा हम्म, अपमूव मैं उम्मीद करूंगा 450 के ऊपर। करंटली 375-76 ट्रेड कर रहा है। साढ़े चार हम्म, सौ के ऊपर ये स्टॉक निकलता है, वहां भी लगभग 20% से ऊपर का मूव आ चुका होगा, 30% रादर। उसके ऊपर निकलेगा, फिर एक फर्दर जर्नी इसके अंदर बनेगी। आई थिंक थोड़ा समय दे दें स्टॉक को तो आप एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं इधर से। आई रिमेम्बर 2024 फॉर दीज पावर स्टॉक्स, जो पावर से जुड़ी हुई कंपनियां थी, 2024 वाज ब्रिलियंट फॉर देम। और आई थिंक आई स्टार्टेड ट्रैकिंग आरईसी एंड पीएफसी वगैरह वगैरह स्टॉक एट 120 130 एंड दे वेंट अप टू 500 500 प्लस। तो वो एक एब्सोल्युटली, इनका बिल्कुल। बहुत ही अच्छा पीरियड था उनका, बट वहां उसके बाद मुनाफा वसूली तो जायज है और अब एक साइकिल आएगा और फिर पिकअप करेगा। और पावर से जुड़ी हुई कंपनियां, डिमांड जो रिपोर्ट्स आती है एआई में पावर, बैकअप में पावर, पावर इज हेयर टू स्टे। बट यस, इंडिया जिस तरीके से साइकिल्स। अब चल रहा है और जो गवर्नमेंट का भी फोकस है वो पावर सरप्लस नेशन बनने की तरफ फोकस है, तभी वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इतने जी बेनिफिट्स, इतना रुझान और इतना बढ़ावा दे रहे हैं। सारी की सारी दिग्गज कंपनियां कहीं ना कहीं, चाहे हम एनटीपीसी ग्रीन की बात करें, अदानी ग्रीन की बात करें, और भी करेक्ट। अन्य बड़े जायंट्स को देखें, तो वो अपने अपने तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पावर के अंदर जी कहीं ना कहीं आना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जी अब एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है पावर की कि हम 1, 2 या 3 साल के लिए। यहाँ से ये डिकेड लॉन्ग स्टोरी बनेगी, और अब हम देखेंगे कि नए नए पावर सोर्सेस का एक्सेप्टेंस किस तरीके से आता है, बिकॉज जितने भी ये नए तरीके हैं पावर जनरेशन के, ये ग्रीन सोर्सेस हैं विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। और वो पावर की रिक्वायरमेंट जिस तरीके से बढ़ रही है, तो पावर के कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ भी उनकी ध्यान है।
तो आई थिंक ये एक ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन समय देना होगा इसको। ये एक ऐसा नहीं है, क्योंकि पावर भी एक ऐसा सेक्टर रहा है हमेशा जो इट इज लार्जली टू मच ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। 8 से 10 साल का एक पावर प्लांट का, जब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, एक पावर प्लांट का जेस्टेशन पीरियड हुआ करता था। निवेश करने के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आने में 10 साल लग जाते थे। करेक्ट, वेरी तो ट्रू। हमें ये ध्यान रखना होगा कि पावर एक ऐसा सेक्टर है, लेकिन एक बार वो प्रॉफिट में आ गया फिर वो चलता ही रहेगा। उसका बिजनेस नॉन स्टॉपेबल बिजनेस है। उसकी ग्रोथ आती ही रहेगी। उसके कॉन्ट्रैक्ट्स एक बार मिल गए तो वो चलते रहेंगे। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो राजू कुमार प्रसाद जी का है, और उनका सवाल है रेन इंडस्ट्रीज पे। इनके पास रेन इंडस्ट्रीज के स्टॉक है जो उन्होंने 140 पे बाय किया है, और उनके पास जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स भी है जो उन्होंने 120 पे बाय किया है। दोनों पे आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये आपसे पूछ। वैसे तो मैं सीमेंट पैक पे ओवरऑल बुलिश हूँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एंड आई थिंक रेन इज वन ऑफ दोस। स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस उन्हें लेना चाहिए। अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मेरे हिसाब से करंट लेवल पे भी एग्जिट कर लें तो भी बुराई नहीं है। ओके, और अगला सवाल ले लेते हैं। और सवाल है अडानी ग्रीन पे। अभी आप अडानी ग्रीन की बात कर रहे थे, रामनाथ शंकर जी का सवाल है। अडानी ग्रीन के शेयर है उनके पास 1050 पे उन्होंने लिए हैं, और 101 क्या करे। 1050 इज द बाई प्राइस। पूछते हैं आपसे क्या करना चाहिए। उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, 73 शेयर्स है, और 1376 के भाव पे खरीदे हैं। सो दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या हो। बिल्कुल उनके बाइंग बाइंग प्राइस पे ही चल रहा है। 1057, 1057 का करंट मार्केट प्राइस है। अगर उन्होंने ट्रेडिंग पोजीशन ली है तो 990 का स्टॉप लॉस ले लें। और अगर एक निवेशक हैं तो आई थिंक ये सवाल शायद आता ही नहीं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती तो मैं इससे यही अंदाजा लगा रहा हूँ, वो ट्रेडर है, 990 का स्टॉप लगाएं और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। इमीडिएट टारगेट क्लोज टू 1200 है। पहला टारगेट वहां आता है, पार्ट बुकिंग करें। उसके ऊपर निकल के जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो 1275 के आसपास होंगे। 75 से ओके, 1300 की रेंज में आप रिमेनिंग पोजीशन को बुक करें। इनके ओके, दूसरा स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस का। इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज में होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा यस। टाइम ले रहा है इन लेवल्स पे, लेकिन मुझे ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। करंट लेवल के हिसाब से मैं देखूं तो 1340 का एक स्टॉप के साथ उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। और 1420 निकलता है उस 1420 के ऊपर। अगर कुछ स्पेयर कैश हो तो और ऐड भी कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट क्लोज टू 1480 टू 1500। बिल्कुल, और निफ्टी जो है 25,000 50 के पार आ चुका है, और 50,000 25,052 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में जोरदार तेजी इस समय है, 1 से ज्यादा फीसदी का इजाफा है। करीबन 530 अंक की मजबूती है, 56,117 के आसपास का लेवल। तो दोनों ही इंडाइसेस जो है अपने इंट्राडे हाई पे काम काज करते हुए